हेलो गाइस, दिस इज अभिषेक। दोस्तों स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल फिजिक्स फैक्ट बाय अभिषेक सेठ में। दोस्तों आज के लिए जो हम लोग का वीडियो है वो 2018 बायो ग्रुप में पूछे गए केमिस्ट्री के प्रश्नों की 10 क्वेश्चन की आज श्रृंखला है। आप लोग जानते हैं कि जैसा कि हम लोग प्रीवियस ईयर को एक क्रम से 2019 से शुरू करके धीरे धीरे पीछे की तरफ आ रहे हैं और उसमें से हर पार्ट में 10-10 क्वेश्चन को हम करवा रहे हैं। इस तरह से आपको एक श्रृंखला दी जा रही है जिससे आपकी तैयारी बहुत अच्छी से हो सके। तो आज उसी को आगे बढ़ाते हुए आज बायो का टर्न है, तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द पेयर ऑफ गैसेस दैट हैव इक्वल रेट ऑफ डिफ्यूजन। समान विसरण दर वाली गैसों का युग्म है। सी ऑप्शन है CO2, NO2, N2O, CO2, CONO और CONO2। अच्छा, तो आप जो है ग्राहम का जो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी है उसका फॉर्मूला जानते हैं, VRMS इक्वल टू अंडर रूट 3RT/m। तो भाई देखो R कांस्टेंट है, समान ताप है, तो T भी कांस्टेंट हो गया, 3 ऑलरेडी कांस्टेंट है। अगर दो ऐसी गैसें जिनके मॉलिक्यूलर मास जो है वो आपस में बराबर हो जाएं, जिनके मॉलिक्यूलर मास आपस में बराबर हो जाएं, वो उन दोनों गैसों का जो पेयर होगा वो आपका क्या हो जाएगा, समान विसरण शो करेगा या इक्वल रेट ऑफ डिफ्यूजन। अब इसको देखिए, ये वाला ऑप्शन, इसमें जो मास है वो सेम है। कैसे? N2 14 16 कितना हो गया, 14 और 16 हो गया आपका 30। और यहां देखिए नहीं, ये 28 होगा ना, N2 है 28 और 16, 8 6 14 और 44। इसी तरीके से आपका CO2 में C का होता है 12, O2 का हो गया 32 यानी 44। तो ये वाला जो ऑप्शन है इसमें जो पेयर ऑफ गैसेस यूज हुए हैं उनके मॉलिक्यूलर मास जो है वो आपस में सेम है और 3RT ऐसे ही कांस्टेंट है। तो जिसका मास सेम होगा जिन दो पेयर वाली गैसों का, उनके लिए VRMS भी सेम होगा। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, N2O और CO2। ओके, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वॉन्डर वॉल कांस्टेंट ऑफ A एंड B रिस्पेक्टिवली आर। वॉन्डर वॉल स्थिरांकों A तथा B की इकाइयां हैं क्रमशः। तो मैं पहले आपको वॉन्डर वॉल गैस इक्वेशन लिखकर दिखाता हूं। P प्लस A अपॉन V स्क्वायर, V माइनस B इक्वल टू RT। अब जो B है वो वही है जो आपका V है, आयतन, और A अपॉन V स्क्वायर का यूनिट वो होगा जो P का है। तो इस हिसाब से ध्यान में रखा जाए। और ये गैसों की बात हो रही है तो यहां पर मोल्स को भी हम थोड़ा रख देंगे। हालांकि अगर एक मोल की बात करते हैं तो कुछ नहीं रखते हैं, लेकिन यहां पर नंबर ऑफ मोल्स के टर्म में पूछा है तो हम लोग का यहां से क्या हो जाएगा, देखिए A का यूनिट हो गया एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ATM मतलब वायुमंडलीय दाब, फिर लीटर स्क्वायर मोल डबल इनवर्स। ठीक है, मोल में पूछ रहा है, अगर एक मोल रहता तो फिर ये हटा देते। इसी तरीके से B का क्या हो जाएगा, B का में तो सीधे V है यानी लीटर मोल इनवर्स, लीटर मोल इनवर्स। तो ये आपका दो जो है वो करेक्ट जो इसकी इकाइयां हैं वो हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सॉल्युबिलिटी ऑफ PbCl2 इज KSP इक्वल टू सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। PbCl2 की विलेयता है यदि KSP क्या है, विलेयता गुणनफल है तो। अच्छा, तो अब मैं ऊपर वाला चीज रफ कर रहा हूं और इसको समझाता हूं। रफ कर दूं, देखिए PbCl2 को तोड़ेंगे तो क्या बनाएगा,
Pb2+ और 2Cl माइनस। तो ये इसको यस सपोज करते हैं, इसको यस, और ये आपका 2s हो जाता है। जानते हैं क्यों आप? तो यहां से क्या हो जाएगा, KSP इक्वल टू यस 2s और ये स्क्वायर हो जाता है, क्योंकि जो जितने नंबर्स रहेंगे वो उतना स्क्वायर होगा। अब क्या होगा, यहां से आपका हो जाएगा s और 4s स्क्वायर KSP। s क्या है, विलेयता है ना, यानी कि आपका सॉल्युबिलिटी है। यहां से 4s³ इक्वल टू आ जाएगा KSP। तो s इक्वल टू क्या हो जाएगा, KSP/4 के पावर 1/3। तो ये कौन सा ऑप्शन है, फोर्थ ऑप्शन। तो आपका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। ओके, क्लियर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, ब्लड सेल डू नॉट श्रिंक इन ब्लड बिकॉज ब्लड इज। रक्त सेलों का रक्त में संकुचन नहीं होता है क्योंकि रक्त होता है। यानी रक्त जो ब्लड पार्टिकल्स हैं, ब्लड सेल्स हैं, वो श्रिंक नहीं होते, उसमें संकुचित नहीं होते, दबते नहीं है। उसका क्या कारण है? ऑप्शन है हाइपरटोनिक यानी अति पराशारी, हाइपोटोनिक अपराशारी, इक्विमोलर सममोलर और आइसोटोनिक समपराशारी। तो देखो भाई, अगर वो अति पराशरी होंगे तब भी प्रेशर अप्लाई करेंगे और अपराशरी होंगे तो श्रिंक हो जाएंगे, लेकिन न तो उनमें फैलाव होता है न ही उनमें संकुचन होता है, इसलिए उनको हम लोग किस में रखते हैं, आइसोटोनिक, कि वो समपराशरी होते हैं, मतलब उनका जो परिसर रहता है वो समान रहता है, आकार जो रहता है वो हमेशा समान रहते हैं, इसलिए उनमें संकुचन नहीं होता। अब आज के लिए आपका होमवर्क का क्वेश्चन, हाईएस्ट बीपी इज फाउंड इन, उच्च कथनांक पाया जाता है, बीपी मींस बॉइलिंग पॉइंट। ऑप्शन है 0.1 m NaCl, 0.1 m BaCl2, 0.1 m KCl और 0.1 m सुक्रोज। तो आपको इसमें से जो सही ऑप्शन लगता है उसे आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताइए, और इससे क्या होगा कि आपको अगर आता रहेगा तो ठीक है, नहीं तो आप दूसरा कम से कम देख तो लेंगे कमेंट सेक्शन में जाके कि किसने क्या क्या लिखा हुआ है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन विल हैव हाईएस्ट कंडक्टिविटी, किसकी चालकता सर्वाधिक है? 0.1 मोलर NaCl, 0.1 मोलर HCl, 0.1 मोलर CH3CO2H और 0.1 मोलर KNO3। तो आप सभी लोग जानते हैं कि ये जो 0.1 m HCl है ये जल में जाते ही बहुत तेजी से टूटता है और ढेर सारा, और चूंकि ये एकदम स्ट्रॉन्ग एसिड है तो एक सारे के सारे जो इसके अंदर पार्टिकल्स होते हैं यानी हाइड्रोजन पार्टिकल्स, उनको निकाल के पूरी तरह से आयनित हो जाता है। इस वजह से सर्वाधिक चालकता आपकी 0.1 m HCl की ही होगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेट ऑफ रिएक्शन कैन बी एक्सप्रेस्ड बाय फॉलोइंग रेट एक्सप्रेशन, रेट इक्वल टू Ka²B if the concentration, ये CONC का मतलब होता है concentration, if the concentration of A is increased by 3 times and the concentration of B is increased by 2 times, how many times rate of reaction increased? हिंदी में बात करें तो हिंदी में क्या कह रहा है, इसको मैं लिखा नहीं हूं, आप लोगों को समझा देता हूं कि किसी अभिक्रिया की दर, रेट ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया की दर को इस एक्सप्रेशन द्वारा दिखाया गया है कि अभिक्रिया की दर बराबर Ka और B। यदि A की सांद्रता 3 गुनी बढ़ा दी जाए तथा B की सांद्रता 2 गुनी बढ़ा दी जाए, तब अभिक्रिया की दर कितने गुना बढ़ जाएगी? अच्छा, ऐसा क्वेश्चन आए तो मैं ऊपर इसको बता रहा हूं, इसको मैं ऊपर का रफ कर रहा हूं, आप लोग नोट कर चुके होंगे। देखिए, चलिए ये मान लीजिए R है, तो R इक्वल टू Ka² B। अब
नया वाला जो है आर डैश सपोज कर लेते, के तो चेंज होगा नहीं, लेकिन ये क्या होगा 3a हो गया और ये क्या हो गया 2b हो गया। यहां से आर डैश निकालना चाहे तो 3 का स्क्वायर 9 और b पे तो कोई है नहीं, लेकिन 2 गुना तो ये भी हुआ है, इसको बाहर निकाल लीजिए तो अंदर क्या बचा, वापस यही चीज आ गया। इसका मतलब आर डैश इक्वल टू हो गया 18 और ये किसकी वैल्यू है आर की। तो नया रेट ऑफ रिएक्शन कितना गुना हो गया 18 गुना, यानी 18 टाइम्स इंक्रीज कर जाएगा। ओके, क्लियर है, समझ में आ रहा है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, फॉर अ रिएक्शन x gives y plus z, the half life period is 10 minutes. In what period of time would the concentration of x be reduced to 10% of original concentration? अच्छा, तो देखिए फॉर्मूला जो है कंसंट्रेशन के लिए जो हम लोग यूज करते हैं वो है a इक्वल टू a नॉट e टू द पावर माइनस के टी, यही लगाते हैं। आप लोग जानते हैं ऐसा क्वेश्चन पहले भी हो चुका है। अब ये कह रहा है कि 10% यानी 0.1, अगर a जो है वो a नॉट प्रारंभिक है तो अभी कितना बचेगा 0.1 इक्वल टू a नॉट e टू द पावर माइनस के टी, ये कट गया। अब दोनों तरफ लॉग ले लीजिए, तो लॉग ले लेंगे तो ये हो जाएगा ln 2 इक्वल टू माइनस के टी। लॉग में चेंज कर दीजिए, ये 1 मिनट और, ln 0.1 हो जाएगा ना भाई, 0.1। अभी इसको क्या करना है, 0.1 को 1/10 लिखेंगे या 10 पावर माइनस 1 लिखेंगे और वहां से -1 आगे आएगा, लेकिन ln को लॉग में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 2.303 लॉग, अच्छा 0.1 को क्या लिखेंगे 10 पावर माइनस 1, ठीक है, और ये बेस अब 10 हो गया। और k की वैल्यू क्या हो जाती है, देखिए k जो है मैं यहां लिख रहा हूं, k इक्वल टू होता है 0.693 होता है, 3 तक ही लेंगे और उसके बाद आपका 10 मिनट से t हाफ होता है, नीचे t हाफ होता है, यहाँ t हाफ कितना दे रखा है 10 मिनट ना, फॉर्मूला वो होता है और t हाफ की जगह 10 मिनट रखेंगे तो ये हो जाएगा आपका -0.0693 और ये t, इसको सॉल्व कर लेंगे -2.303 आ जाएगा इक्वल टू -0.0693 इंटू टी। तो भाई यहां से t की वैल्यू क्या हो गई, माइनस माइनस कैंसिल कर दें तो t की वैल्यू हो गई 2.303 अपॉन 0.0693। इसे सॉल्व कर लेंगे, इसे सॉल्व करेंगे तो आएगा 33.32, जिसे अप्रॉक्स हम लोग 33 मिनट क्या लिखें, 33 मिनट लिख दें, अप्रॉक्स 33 मिनट हो जाएगा आपका। इसे सॉल्व करके आप चेक कर सकते हैं। ओके, फिर से देख लीजिए, ये फॉर्मूला है, जब भी ये सांद्रता की बात की जाएगी तो हम ये फॉर्मूला लगाएंगे, k की वैल्यू होती है 0.6932 अपॉन टी हाफ की वैल्यू हम रख दिए, फिर यहाँ से k निकल गया, जितना परसेंट बचा हुआ है वो आपका 0.1 हो गया, a से a कट गया, log ले लिए, ln हुआ, इसके बाद फिर कैलकुलेशन है, आप समझ सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेट कांस्टेंट ऑफ अ रिएक्शन इज डबल्ड व्हेन द टेम्परेचर इंक्रीज फ्रॉम 27 डिग्री सेल्सियस टू 37 डिग्री सेल्सियस। एक्टिवेशन एनर्जी इन किलो जूल इज। 27 डिग्री से 37 डिग्री ताप बढ़ाने पर एक क्रिया की दर स्थिरांक दोगुना हो जाती है, किलो जूल इकाई में सक्रियण ऊर्जा होगी। देखिए अब ये क्वेश्चन है, इसमें आपको फॉर्मूला लगाना है log K2 अपॉन K1, log K2 अपॉन K1, यहाँ हो जाएगा एक्टिवेशन एनर्जी और यहाँ हो जाएगा 2.303 इंटू R, और इधर क्या हो जाएगा T2 माइनस T1 अपॉन T1 T2। ठीक है भाई, इसने कह दिया है
इसने कह दिया है कि रेट जो दूसरी बार जो रेट है वो 2 गुना हो जाता है, यानी K2 की जगह पर हम 2K1 रख सकते हैं ना, K2 की जगह पर 2K1 तो रख दे रहे 2K1, ये कट गया। अब यहां पर हो गया आपका log 2 इक्वल टू 8.31 ना, 8.31 R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। और T2 जो है यहां पर 37 नहीं रखेंगे, परम ताप में जाएंगे और इसमें 273 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 310 माइनस 300 अपॉन 310 गुणे 300। ठीक है भाई, log 2 की वैल्यू कितनी होती है? log 2 की वैल्यू होती है 0.3010, तो यहां पर रख दे रहे 0.3010। ठीक है, अब यहां से आपको टोटल सॉल्व करना है, तो E A इक्वल टू हो जाएगा, देखिए 0.3010, 2.303, 8.31 इंटू 110 और ये 300 अपॉन में 10। तो आप चाहे तो एक 10 से एक 10 कट कर दीजिए, उसके बाद आप सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने पर आपका आएगा ये क्या चीज, E A इक्वल टू 56.3 जूल, किसमें, किलो जूल में पूछा ना, इसको किलो जूल में चेंज करेंगे, किलो जूल पर मोल आ जाएगा। ओके, तो भाई ये आपका ये रहा पर मोल ना, ये आपका एक्टिवेशन एनर्जी हो जाएगा। ओके, तो आप इसको नोट कर लीजिए वीडियो पॉज करके, और फिर हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल बी मोस्ट इफेक्टिव इन द कोएगुलेशन ऑफ FeOH थ्राइस सॉल्व। निम्न में से कौन सा FeOH थ्राइस सॉल्व के प्रक्षेपण में सर्वाधिक प्रभावकारी होगा? ऑप्शन है KCN, NaCl, Mg3, PO4 का ट्वाइस BaCl2। तो भैया हार्डी सुलजे रूल के हिसाब से इसके प्रक्षेपण में यानी कोएगुलेशन में वो इसमें से कंपाउंड यूज होगा जिसके नेगेटिव आयन का साइज ज्यादा होगा। ठीक है, तो इन सब में यहां से नेगेटिव -1, यहां से -1 Cl जो है -1 आएगा, लेकिन यहां से जो आएगा PO4 इसके ऊपर -3 है और यहां से फिर Cl आएगा -1, तो इस वजह से PO3 की साइज बड़ी होने की वजह से ये जो कंपाउंड है Mg3PO4 ये इस सॉल्ट का जो है, इस सॉल्ट का आपका ये जो प्रक्षेपण है या कोएगुलेशन है वो सबसे अधिक करेगा। ठीक है दोस्तों, तो आज का ये वीडियो लेक्चर समाप्त हुआ। ये पार्ट 1 था, 2018 बायो ग्रुप के केमिस्ट्री का पार्ट 1 था। आप चैनल से जुड़े रहिए, हम आपको बराबर इसके एक एक पार्ट जो है वो आपको देते रहेंगे। तो वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर करना मत भूलिए, चैनल से जुड़े रहिए। थैंक यू।